Hello students, this is the 9th video lecture of class 10th chemistry chapter chemical reactions and equations. So till now we have discussed combination reaction and decomposition reaction. As I have discussed types of reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reduction reaction. ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अगर हीट जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ताकि वो रिएक्शन हो। ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, कह सकते हो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट, एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन में, तब जाके ये रिएक्शन होती है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हमने जो है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर लिया है, हमने कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस कर लिया, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब तुम देखते हो तो यहाँ पे वो बोलता है केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। अब ये डेफिनेशन को समझने से पहले तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। किसकी? मेटल्स की एक एक्टिविटी सीरीज होती है। इनको इनकी रिएक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। जो सबसे ऊपर मेटल होता है वो मोस्ट रिएक्टिव है। जैसे जैसे नीचे जाओगे सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल को एक सीरीज में अरेंज किया जाता है, जिसमें ऊपर होता है टॉप मोस्ट लेवल पे या सबसे ऊपर किसे अरेंज किया जाता है? जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो शुरू होता है पोटेशियम से, फिर हो जाता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन मेटल नहीं है इसलिए उसको किस में डाला है? ब्रैकेट में डाला है। बाकी सारे जो भी हैं वो मेटल्स है, ठीक है। फिर आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम नीचे आते हो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि ऐसा जो कि मोर रिएक्टिव है। अगर मैं बोलूँ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इसमें से ज़्यादा कौन रिएक्टिव है? बोले मैग्नीशियम, क्योंकि ऊपर है, एल्यूमिनियम के ऊपर अरेंज किया गया है, मतलब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम in fact is more reactive than all the elements which is arranged below मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कैसे हैं? लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू मैग्नीशियम या दूसरे जो भी। तो जो भी मेटल जो इसके ऊपर सारे मेटल, समझो ये मेटल है एल्यूमिनियम के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम के नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो सारे एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अभी रिएक्टिविटी समझ के करना क्या है? समझ के ये पता चलता है कि जैसे ये जिंक है, ठीक है, ये जिंक है और यहाँ पे इस सोल्यूशन या इस कंपाउंड में तुम्हें कौन सा मेटल नजर आता है? आयरन, ठीक है। आयरन है, सिल्वर, यस परफेक्ट, सिल्वर। तो अगर हम बात करें सिल्वर, तो ये जो सिल्वर मेटल है इसने क्या कंपाउंड बनाया? सिल्वर नाइट्रेट। ये इसका कंपाउंड है। एक्वस फॉर्म में तुम इसे सोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। किसने बताया? तो देखो जिंक कहाँ पे? ये रहा। सिल्वर कहाँ पे? ये रहा। तो ऑब्वियसली कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे? सिल्वर से। तो जिंक ने क्या किया? जो सिल्वर का कंपाउंड है या जो सिल्वर का सोल्यूशन है उसमें से इसको अलग करके वो सोल्यूशन में खुद चला गया, यानी इसको डिस्प्लेस किया। इसको हटा के, सिल्वर को इसके सोल्यूशन से हटा के उसने अपना सोल्यूशन बनाया, बेचारे सिल्वर को अकेला कर दिया। वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा शक्तिशाली। उसने एक मुक्का मारा और सिल्वर निकल गया अपने कंपाउंड से, ठीक है। वो अपने कंपाउंड से निकल के वो बेचारा अकेला हो गया और जो भी सिल्वर का कंपाउंड था अब वो जिंक का हो गया। समझ रहे हो? जैसे सिल्वर नाइट्रेट था, अब क्या हो गया? जिंक नाइट्रेट। ऐसे नहीं समझ आते तो ऐसे याद रखो कि ये जो जिंक है
ठीक है, ये जिंक है। जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, तो देखो ये सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो जिंक जो है ये सिल्वर नाइट्रेट का सरनेम ले लेता है और ये क्या बन जाता है, जिंक नाइट्रेट। जो अब तक सिल्वर नाइट्रेट था वो क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और बेचारा सिल्वर जो है वो अब क्या हो गया, अकेला हो गया। ठीक है, अब क्या वापस सिल्वर इसको इसके कंपाउंड से हटा सकते हैं, बोले नहीं। बोले क्यों, तो बोला इसलिए कि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है, सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव है, तो अब वो जिंक को नहीं निकाल सकते कि नाइट्रेट तो मेरा था, तू मेरा लेके चला गया, मैं फिर से तुझे दो मुक्के मारूंगा, तूने मुझे एक मुक्का मारा था, मैं दो मुक्के मारूंगा, पर ये नहीं मार सकता। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे आयरन ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो आयरन कहाँ है, देखो आयरन ये रहा, कॉपर कहाँ है, ये रहा, कौन ज्यादा रिएक्टिव, आयरन। तो आयरन क्या कर सकता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर का जो कंपाउंड है, कॉपर का जो सोल्यूशन है, उसमें से कॉपर के जगह अब कौन आ जाएगा, आयरन। डिस्प्लेस हुआ ना, कॉपर के जगह आयरन आ गया। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आयरन था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, अब क्या हो गया, अब क्या बनेगा, अब बनेगा आयरन सल्फेट यहाँ। ठीक है, या फेरस सल्फेट, ठीक है, जैसे बोलना, तो ये फेरस सल्फेट और क्या हो गया, कॉपर। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस सरनेम बदल रहा है। जो सल्फेट अभी तक कॉपर के पास था, अब वो सल्फेट किसके पास चला जाएगा, आयरन के पास। आयरन का कंपाउंड बनेगा, आयरन का सोल्यूशन बनेगा। क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे देखो, जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, जिंक कहाँ पे, यहाँ पे, कॉपर कहाँ है, यहाँ पे, ऑब्वियसली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो उसने क्या किया, फिर से इसका जो सल्फेट वाला चीज़ लेकर, ठीक है, उसके कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और जिंक आ गया उसके जगह। सिमिलरली यहाँ पे देखो, लेड कहाँ पे, लेड ये रहा। ठीक है, और क्या है, कॉपर ये रहा। ठीक है, तो लेड क्योंकि कॉपर के ऊपर है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो उसने क्या किया, कॉपर के जो सोल्यूशन है उसमें से निकाल कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद अपनी जगह ले ली। ठीक है, तो उसने लेड क्लोराइड बना दिया, साथ ही कॉपर। ठीक है, तो अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि समझो, अगर तुमने एक वेसल में या एक बीकर में तुमने क्या डाला, तुमने एक बीकर में आयरन सल्फेट का सोल्यूशन डाला, एक बीकर में क्या डाला, एक बीकर में आयरन सल्फेट का सोल्यूशन डाला, किसका डाला, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन डाला, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन डाला, और इसके अंदर तुमने जो है कॉपर का एक रॉड इंसर्ट किया, कॉपर का स्पून, कॉपर से बना हुआ चम्मच, या कॉपर का एक रॉड, कॉपर यानी पूरा सॉलिड कॉपर रॉड इंसर्ट किया। तो जब तुम उसको घुमाते जाओ तो तुम्हें क्या नज़र आता है, क्या रिएक्शन नज़र आता है, तो तुम लिखोगे कि जब भी आयरन सल्फेट सोल्यूशन को कॉपर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये सोल्यूशन है, ये कॉपर अकेला है, तुम देखो आयरन कहाँ है, ये रहा, कॉपर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन रिएक्टिव है। तो क्या कॉपर इस पे जाके हमला करके दो मुक्के मार के कॉपर सल्फेट प्लस आयरन ऐसा बना सकता है, प्लस आयरन ऐसा बना सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो कॉपर जो है वो इसके सोल्यूशन में से आयरन को निकाल सकता नहीं है। तो बिल्कुल तुम आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर का रॉड यूज कर सकते हो, लेकिन मान लो वाइस वर्सा होता, अगर यहाँ पे समझो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और ये जो रॉड थी वो रॉड आयरन का था, तो क्या होता, तो बिल्कुल उल्टा केस होता कि ये जो आयरन है इसने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ। तुम घुमा रहे हो, थोड़ी देर में देखा तुम्हारा रॉड छोटा होता जा रहा है, रॉड घुलता जा रहा है। क्यों घुलता जा रहा है, क्योंकि ये जो आयरन है ये आयरन सल्फेट बना देगा, कॉपर का सल्फेट ले लेगा और बेचारे कॉपर को अलग कर देगा। थोड़ी देर में तुमको यहाँ पे नीचे क्या दिखाई देंगे, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स या ब्राउन इनसॉल्यूबल सॉलिड दिखाएगा। वो ब्राउन इनसॉल्यूबल सॉलिड किसका है, कॉपर का। समझ आया, तो तुम जो है कॉपर सल्फेट में आयरन का रॉड नहीं कर सकते यूज। क्यों, क्योंकि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बना देगा। ठीक,
ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात। अब ये तुमको तभी समझ आएगा जब तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में नहीं दी, लेकिन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में ये रिएक्टिविटी सीरीज दी, तो अभी नहीं तो कभी तो काम आने ही वाली है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए तुम्हें एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, वो तभी पता चलेगा जब तुम्हें ये पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर मेटल है वो मेटल मोर रिएक्टिव है। अगर वो मोर रिएक्टिव है तो ही वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तुम्हें पता तो होना चाहिए कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है। वो पता लगाने के लिए तुम्हें ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, ये था, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पर तुम सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक मेटल दूसरे मेटल को सिर्फ डिस्प्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो ये हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब तुम्हें याद हो आयंस क्या होता है। ठीक है, आयंस मतलब क्या, चार्ज ऑन एटम। जब भी एटम पे चार्ज आ जाएगा तो ऐसे एटम को एटम नहीं कह के क्या कहेंगे, आयंस। जैसे कि अगर मैं Na लिखती हूँ सोडियम, तो सोडियम क्या है, एटम, लेकिन जैसे ही Na प्लस कर दिया मतलब ये क्या हो गया, आयन। आयंस तुम्हें ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलेंगे, सोल्यूशन जब तुम किसी का बनाओगे उसमें तुम्हें आयंस मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्वस स्टेट में होते हैं। वो कैसे स्टेट में होते हैं, एक्वस स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखो सोडियम सल्फेट ने रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो इसका सरनेम बदल दो, क्लोराइड किसके पीछे था, बेरियम। प्रोडक्ट में क्या होगा, क्लोराइड किसके पीछे लगेगा, सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड। सल्फेट किसके पीछे था, पहले सोडियम के पीछे, अब किसके पीछे लगाओ, बेरियम के पीछे, तो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो डबल ही डिस्प्लेस हुआ ना, दोनों ने अपने अपने कंपाउंड में चेंजेस लाए, आयंस का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो एक्वस सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। मैंने बोला था तुम्हें कि जब भी वाइट प्रेसिपिटेट बने उसको कैसे लिखेंगे, जैसे अगर ये बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट बना है, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बना, या तो तुम इसको सॉलिड इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तुम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो मतलब ये प्रेसिपिटेट बना है, वाइट प्रेसिपिटेट बना है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड और क्या है, बेरियम आयोडाइड। जब ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसने इसका सरनेम ले लिया। पोटेशियम ने बोला कि अरे तूने मेरा ब्रोमाइड ले लिया तो मैं तेरा आयोडाइड ले लेता हूँ, तो पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये एक्वस स्टेट में होता है, लेकिन ये जो बेरियम ब्रोमाइड है ये किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो तुम देखो ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इनसॉल्यूबल सॉलिड यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, और ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो एग्जांपल्स हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी एग्जांपल हैं। अगर तुम ऐसे रिएक्शंस देखते हो तो तुमको याद आएगा, हमने फर्स्ट अर्लियर लेक्चर्स में कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी, 3 एक्टिविटीज़ एक ही लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, मैंने तुमको क्या कहा, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों रिएक्टेंट्स कौन से स्टेट में होंगे, एक्वस स्टेट में। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक बनेगा लेड आयोडाइड और दूसरा बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्यों, पोटेशियम के पास पहले आयोडाइड था, लेड ने बोला मुझे आयोडाइड चाहिए, तो उसने क्या किया, पोटेशियम का आयोडाइड ले लिया। ठीक है, तो लेड आयोडाइड बन गया। साथ ही पोटेशियम ने बोला अरे लेड तूने मेरा आयोडाइड ले लिया तो अब मैं क्या ले लूँगा, मैं तेरा नाइट्रेट ले लूँगा, तो पोटेशियम ने नाइट्रेट ले लिया। ठीक, तो पोटेशियम नाइट्रेट तो एक्वस स्टेट में रहेगा, लेकिन एक प्रेसिपिटेट बन रहा था। अगर तुम्हें याद हो हम लोग लिख रहे थे येलो पीपीटी, मैंने ऐसा भी बताया, प्रेसिपिटेट को स्मॉल पीपीटी भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है।